कैसे हैं आप बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 12 जिसका नाम है घर्षण। प्यारे बच्चों, यह हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। घर्षण एक ऐसी ताकत है जो होनी अनिवार्य है, परंतु यह ताकत, यह जो शक्ति है, यह हानिकारक भी है। आज हम घर्षण से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब जो संबंधित होंगे घर्षण से। और इसमें सबसे पहले जो प्रश्न आता है कि घर्षण के प्रकार कितने होते हैं, उनके क्या नाम है और उनकी क्या परिभाषा है। तो आइए सीखते हैं इस प्रश्न का जवाब। तो प्यारे बच्चों, घर्षण 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण, नंबर 2 सर्पी घर्षण और नंबर 3 लोटनिक घर्षण। तो ये थे अपने जवाब कि घर्षण कितने प्रकार का है। 3 प्रकार का और उनके नाम क्या क्या है। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। आइए अब एक एक करके सीखते हैं इनकी परिभाषा। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं स्थैतिक घर्षण की। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। यानी किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर एक बल लगाया जाता है और यही बल स्थैतिक घर्षण का माप होता है। यानी आप जितना बल लगाते हैं उतना ही स्थैतिक घर्षण होता है। और अब बात करें सर्पी घर्षण की। तो बच्चों, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है तो उन दोनों वस्तुओं के जो संपर्क पृष्ठ होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो घर्षण है वह घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। सर्पी घर्षण तब कार्य करेगा जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। और तीसरा प्रकार होता है लोटनिक घर्षण। और बच्चों, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लुढ़कती है तो उन वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों पर लगने वाला घर्षण लोटनिक घर्षण कहलाता है और इसे हम बेलन घर्षण के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों, अपना अगला प्रश्न है कि सर्पी एवं लोटनिक घर्षण में क्या अंतर होता है। आइए सीखते हैं इन दोनों के मध्य अंतर को। बच्चों, पहला अंतर तो इनकी परिभाषा में ही है। सर्पी घर्षण में जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है, वहीं लोटनिक घर्षण में एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है। और दूसरा अंतर होता है इनके परिमाण में। अगर हम बात करें कि कौन सा घर्षण अधिक या कम होता है, तो बच्चों, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। अधिक कौन हुआ? सर्पी घर्षण। और कम कौन सा हुआ? लोटनिक घर्षण। तो यह एक अति महत्वपूर्ण अंतर है लोटनिक और सर्पी घर्षण में। और तीसरा अंतर जो होता है वह अति महत्वपूर्ण है। सर्पी घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का केवल वही पृष्ठ जो फिसला है संपर्क में होता है दूसरे पृष्ठ के, जबकि लोटनिक घर्षण में लुढ़कने वाली वस्तु के विभिन्न पृष्ठ क्रमशः संपर्क में आते रहते हैं। जैसे आप किसी फुटबॉल को किसी पृष्ठ पर लुढ़का देते हैं या किसी ग्लास को आप किसी मेज पर या फर्श पर लुढ़का देते हैं, तो उसके सभी पृष्ठ जो है वह घूमते हुए अलग अलग उस पृष्ठ के संपर्क में आते रहते हैं। जबकि सर्पी घर्षण में केवल एक ही पृष्ठ लगातार संपर्क में होता है। और अगला प्रश्न है
स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, इन तीनों को बढ़ते हुए घर्षण बल में व्यवस्थित करना है। यानी सबसे कम जो बल लगता है उसको सबसे पहले, फिर जिससे अधिक और फिर सबसे अधिक बल वाले को हमने यहाँ व्यवस्थित करना है। और इसके जवाब में सबसे कम जो बल होता है जहाँ लगाया जाता है वह होता है लोटनिक घर्षण। यानी जब लुढ़कती है कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर तो जो घर्षण बल होता है वह सबसे कम होता है। उसके बाद सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से थोड़ा अधिक होता है। यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है। और सबसे अधिक जो घर्षण बल लगता है वह होता है स्थैतिक घर्षण बल। यानी जब हमें किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाना होता है तो उस समय जो घर्षण कार्य करता है वह सबसे अधिक होता है। और बच्चों, अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हमें घर्षण को समझने में हमारी सहायता भी करता है। और यह प्रश्न है कि घर्षण किस प्रकार से हमारा शत्रु एवं मित्र दोनों है। यानी हमें इसकी आवश्यकता भी है लेकिन यह हमारा नुकसान भी करता है। आइए समझते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि घर्षण हमारा मित्र कैसे है, कैसे यह हमारी सहायता करता है, क्यों हम घर्षण को अनिवार्य कहते हैं। तो बच्चों, घर्षण अनिवार्य है क्योंकि घर्षण के द्वारा ही हम चल पाते हैं। यह घर्षण ही है जिसके द्वारा हमारी गाड़ियां सड़क पर चल पाती हैं। और घर्षण की सहायता से ही आप लिख पाते हैं, आप भोजन को चबा पाते हैं। और यही नहीं, जब आप खेलने जाते हैं तो यह घर्षण ही होता है जो आपकी खेलने में भी सहायता करता है। और इतना ही नहीं बच्चों, घर्षण की सहायता से ही हम रस्सी बना पाते हैं, हम सामान को बांध पाते हैं। यदि दीवार में कील गाड़नी है तो भी घर्षण ही हमारी सहायता करता है। और घर्षण के कारण ही हम किसी भी वस्तु को विराम से गति की अवस्था में ला सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, या हम चाहें तो उसकी दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। और तो और घर्षण के कारण ही भवन निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे कार्य हैं जो हम घर्षण की सहायता से करते हैं। और इसीलिए घर्षण हमारा मित्र है, यह हमारे लिए अनिवार्य है। और आइए अब जानते हैं कि घर्षण हमारा शत्रु क्यों है, क्यों हम इसको हानिकारक कहते हैं। तो बच्चों, यह घर्षण है जिसके कारण आपके नए नए जूते उनके तले घिस जाते हैं। मशीनों के पुर्जे तक घर्षण के कारण घिस जाते हैं। और तो और मशीनों के कार्य करने की जो दक्षता है, उनकी क्षमता है, वह कम हो जाती है। बच्चों, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो बच्चों, इतने सारे फायदे और हानियां देखने के पश्चात यह अनिवार्य हो जाता है कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका हो जिससे हम घर्षण को आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकें। तो क्या ऐसा संभव है कि हम ज़रूरत के अनुसार घर्षण को बढ़ा दें या घटा दें? आइए सीखते हैं। जी हाँ बच्चों, हम घर्षण को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप सोचेंगे यह कैसे? तो याद कीजिए अपने जूतों की तली को। जूतों या टायरों की तली को खांचेदार बनाया जाता है, उनमें एक डिज़ाइन होता है और उस खांचे या डिज़ाइन के कारण घर्षण के बल को अधिक किया जाता है, जिससे हमें चलने में और गाड़ियों को चलाने में यानी फिसलन से रोकने में सहायता मिलती है। इसके अलावा स्वचालित वाहनों तथा साइकिल की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं, क्योंकि जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, उसको टच नहीं कर पाते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। इसके अलावा आप किसी भी चिकनी सतह को रुक्ष बना करके
यानी उबड़ खाबड़ यानी असमतल बना करके घर्षण को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप याद कीजिए कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सकें, या फिर जो जिम्नास्ट होते हैं वो अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके वो अपनी पकड़ को अच्छा कर सके, मजबूत कर सके। और अब बच्चों हम बात करते हैं कि घर्षण को घटाया कैसे जा सकता है। यह तो संभव है कि हम घर्षण को घटा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होते हैं। जैसे जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप उस पर पाउडर छिड़क सकते हैं जिससे घर्षण कम हो जाता है। दरवाजों के जो कब्जे होते हैं वहाँ यदि हम तेल की कुछ बूंदें डाल दें तो वहाँ उनका घर्षण कम हो जाएगा। साइकिल या मोटर के गतिशील भागों के बीच में ग्रीस लगा करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ग्रीस या तेल या कोई भी चिकना पदार्थ जो हम लगाते हैं किसी भी पुर्जे के बीच में उसे हम स्नेहक कहते हैं। साथ ही हम खुरदुरी सतह को पॉलिश करके भी घर्षण को कम कर सकते हैं। और यही नहीं बच्चों, हम किसी भी खुरदुरे फर्श, सतह या लकड़ी की घिसाई कर दें तो भी हम उस सतह को घर्षण से मुक्त कर सकते हैं या हम वहाँ पर घर्षण को कम कर सकते हैं। यही नहीं बच्चों, आपने अटैची या अन्य भारी सामान पर रोलर जड़े हुए देखे होंगे और कोई छोटा बच्चा भी उतनी भारी अटैची को आसानी से खींच सकता है। यह कैसे हुआ? बच्चों, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं और लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है और इसी कारण रोलर जड़ा हुआ यानी पहिए लगा हुआ सामान खींचना आसान होता है। तो हम पहिए की सहायता से घर्षण को कम कर सकते हैं। यही नहीं बच्चों, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है और इसीलिए हम अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी हम घर्षण के प्रकार को बदल देते हैं। जो घर्षण अधिक होता है उसको कम घर्षण में बदल देते हैं। जैसे हमारे छत के पंखे या साइकिल में जो धुरी या नाभि के हब में जो हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं वह इसके उदाहरण हैं। तो बॉल बेयरिंग की सहायता से भी घर्षण को कम किया जा सकता है। और अपना अगला प्रश्न है, क्या होता है तरल घर्षण और क्या हम तरल घर्षण को भी कम कर सकते हैं, और यदि ऐसा कर सकते हैं तो कैसे? आइए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कि वायु अत्यंत हल्की और विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है और इसी प्रकार जल या किसी अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। और विज्ञान में हम गैस या द्रव को एक ही नाम देते हैं, तरल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी तरल या इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर एक घर्षण बल लगता है और इस घर्षण बल को हम तरल घर्षण कहते हैं। और तरल घर्षण को हम एक और नाम से जानते हैं, कर्षण। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है और घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और बच्चों, जहाँ तक तरल घर्षण को कम करने का तरीका है, तो तरल में हम गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान होगा किस प्रकार से हम हवाई जहाज, पनडुब्बी, कश्ती आदि को एक विशेष आकृति देते हैं। उसका कारण घर्षण बल यानी जो तरल के द्वारा घर्षण बल लगाया जाता है उसको कम करना भी होता है।
तो ये थे अपने आज के प्रश्न जो संबंधित थे घर्षण से। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।